नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के अगले पार्ट में। और आज हम बात करेंगे वोल्केनो यानी ज्वालामुखी के बारे में। क्या होता है ज्वालामुखी, क्या होता है वोल्केनो? सर, इससे पहले कि हम ये चैप्टर शुरू करें, आपके लिए आप प्ले लिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर सीरीज दिखेंगे। आप उसको ज़रूर सॉल्व कीजिए। क्योंकि ये क्वेश्चंस और सीरीज आपको सभी एग्ज़ाम को क्लियर करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखें, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस ही आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने में हेल्प करेंगे। तो आज हम बात करते हैं ज्वालामुखी के बारे में। तो ज्वालामुखी क्या होता है सर? मैं ये पेन दूँ। मान लीजिए कि ये पृथ्वी का आंतरिक सतह है। पृथ्वी का आंतरिक सतह, पृथ्वी की आंतरिक संरचना हम पढ़ाए हैं। पृथ्वी की आंतरिक सतह है और यह एक एवं मान लीजिए कि ये आपको मान लीजिए कि 2500 किलोमीटर अंदर है। यहाँ सेंटर पे एक फोर्स लगा जिसको इंटरनल फोर्स ऑफ अर्थ बोले। अर्थ इंटरनल फोर्स यानी आंतरिक बल। आंतरिक बल लगने के कारण इस जगह पे एक संचलन हुआ, यानी हलचल होने लगा। हलचल यानी कि मूवमेंट होने लगा। और होता क्या है सर कि पृथ्वी की आंतरिक सतह बहुत ही गर्म लावों से ढकी रहती है। बहुत ही गर्म लावों से लावा मतलब मेग्मा। लावा मतलब मेग्मा। तो पृथ्वी की जो आंतरिक सतह है, आपको ये जो अंदर जाने पे आपको एक गर्म लावों का एक क्षेत्र है जो बहुत ही ज़्यादा गर्म सतह रखता है। लेकिन जैसे ही इसमें एक फोर्स लगा और ये हलचल उत्पन्न किया, ये लावा किसी एक जगह से ये ऊपर उठा बहुत तीव्र गति से, हाई वेलोसिटी से ऊपर निकला और ऊपर के सतह को तोड़ के ये लावा फैलने लगा और पृथ्वी के बाहरी सतह पे आ गया। और यही लावा हम लोग आजकल ज्वालामुखी बोलते हैं। इसी को बोलते हैं ज्वालामुखी। कहने का क्या मतलब है दोस्तों? कहने का मतलब है कि जो पृथ्वी की आंतरिक सतह में स्थित गर्म लावों का जो क्षेत्र है, जब उसमें कोई बाह्य या आंतरिक बल जो पृथ्वी की आंतरिक सतह पे लगता है, पृथ्वी के इंटरनल एरिया अंदर की ओर लगता है, उसके कारण वो लावा अपने आप को क्या बोलते हैं, उसको वेलोसिटी गेन करता है ना, और वो ऊपर की ओर परतों में निकल जाता है। और यही मेग्मा जो गर्म लावों का क्षेत्र है, यही मेग्मा इसको बोलते हैं। इस गर्म लावों के क्षेत्र को मेग्मा बोलते हैं। यही मेग्मा हम लोग ज्वालामुखी बोलते हैं। इसी मेग्मा के निकलने को ज्वालामुखी विस्फोट बोलते हैं। और यह पृथ्वी के आंतरिक सतह होने के कारण यह एक प्राकृतिक घटना है, कृत्रिम नहीं समझिएगा। यह एक प्राकृतिक घटना है जो पृथ्वी के आंतरिक प्लेटों के घसकने के कारण भी होता है और भूकंप के आने की वजह से भी होता है। ठीक है, अब बस हलचल होना चाहिए और एक फोर्स लगना चाहिए। जहां फोर्स लगा वहां से वो बाहर की ओर निकलने लगा। ठीक है, तो दोस्तों ज्वालामुखी
की जो संपूर्ण क्रिया है, यानी उद्गार, उद्गार का मतलब ज्वालामुखी का विस्फोट, जिस पॉइंट से ज्वालामुखी ऊपर की ओर बढ़ा उसको उद्गार क्षेत्र बोलते हैं। और जब यह सतह को चीर के ऊपर, परत को चीर के ऊपर ऊपरी सतह पे आ गया, ठीक है, और फिर जब यह मेग्मा नीचे के सतह पे आके जम गया, इस पूरी क्रिया को हम लोग बोलते हैं वोल्केनिज्म, हिंदी में बोलते हैं ज्वालामुखीयता, ज्वालामुखीयता, वोल्केनिज्म, यानी पूरा प्रोसेस को हम लोग ज्वालामुखीयता यानी वोल्केनिज्म बोलते हैं। और इस विस्फोट को ज्वालामुखी बोलते हैं। किसको? इस विस्फोट को। तो चलिए अब हम डिटेल से जानते हैं ज्वालामुखी के बारे में। तो ज्वालामुखी विस्फोट के मुख्य कारण क्या है? तो हमने बोला आंतरिक बल। अब होता क्या है सर, देखिए हमने बोला कि धरातल पे बहुत सारे प्लेटें हैं जिस पे हमारा सतह चिपका हुआ है। ये धरातल का एक क्षेत्र है पृथ्वी का, जहाँ मान लीजिए कि यह सरफेस है ऊपर का, यहाँ पे पौधे, मकान, बिल्डिंग सब हैं, सड़कें उड़के सब है, जो भी हो। तो ये जब पृथ्वी के पूरे आंतरिक सतह पे हम आ जाते हैं तो यहाँ पे हमने प्लेट बताए हैं कि ये बहुत सारे प्लेटों यानी 6-7 प्लेटें हैं जिनके वजह से ये ऊपर टिके हुए हैं। और ये प्लेट आज भी घसकते रहते हैं, इसी कारण सुनामी या भूकंप आता है। अब होता क्या है कि पृथ्वी के आंतरिक सतह पे, चलिए हम अब पृथ्वी का आंतरिक सतह एक बार बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए हम पृथ्वी के आंतरिक सतह को लेयर वाइज बना के दिखा दिए आपको। तो होता क्या है सर कि जब ये विभिन्न प्लेटें इसके अंदर पृथ्वी के आंतरिक सतह पे, यहाँ पे बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट रहते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट यानी रेडियो एक्टिव तत्व। आंतरिक सतह के कारण यहाँ पे जो गर्मी रहती है, इस कारण से ये रेडियो एक्टिव प्लेट, जो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है, सॉरी, ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो पिघलने लगता है, विघटन हो जाता है। यानी ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट पिघल के इन परतों पे जमा होने लगता है। और चूँकि ये रेडियो एक्टिव का तापमान, दाब और घनत्व इतना ऊंचा है कि इनके फ्लो होने के कारण, चूँकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको नीचे मिलेंगे और ये बहुत गर्म और एनर्जी रखता है, इसके कारण यहाँ एक संवहनीय धारा मतलब एक फ्लो आ जाता है और ये प्लेटें अब आपस में घसकने लगी। किसी एक जगह पे ये प्लेटें आके टकरा गई, अपसारी या अभिसारी संवहनीय बहाव यानी मूवमेंट के कारण, बहाव के कारण किसी एक जगह पे ये दोनों प्लेटें आके टकरा गई। हाँ, हम आपको दोस्तों एक बार अच्छे से समझाते हैं। हमको लग रहा है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो या हम बताने में दिक्कत कर रहे हैं। तो हमने बोला कि ये दो प्लेटें हैं और यह दो प्लेटें अगर आपस में सटे हुए हैं, मान लीजिए कि इन्हीं पे हमारा पूरा सरफेस टिका है। यहाँ मान लीजिए जलीय भाग, अरे ब्लू पेन, यहाँ मान लीजिए कि जलीय भाग है और यहाँ स्थलीय भाग है। इन दो प्लेटों जो धरातल के यानी पृथ्वी के आंतरिक सतह के नीचे है, ये दो प्लेटें, इन दो प्लेटों में दो गति यानी कि दो तरह के मोशन है। एक अपसारी यानी डाइवर्जेंट। अगर ये दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में, यानी ये प्लेटें इधर घसक जाएं और ये प्लेटें इधर घसक जाएं, ये इधर, एक दूसरे के विपरीत दिशा में, अगर ये 1 नंबर का कंडीशन है और यह 2 नंबर का कंडीशन है, ऊपर 1 नंबर नीचे 2 नंबर, तो 1 नंबर में जब चिपके हुए थे और ये दोनों घसकने लगे तो इसको बोलते हैं अपसारी यानी डाइवर्जेंट मोशन। अगर ये दो प्लेटें पहले से थोड़ी दूर थी
और अब जाके आपस में आके चिपक गई, एक दूसरे की ओर आने लगी, इसको बोलते हैं अभिसारी यानी कन्वर्जेंट। इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट यानी अभिसारी मोशन, और इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट। तो जब दो प्लेटें आपस में टकराती है या आपस से दूर जाती है तो अब होता क्या है सर कि यहाँ पे लाभों का जो ये क्षेत्र है, जो लाभों का एक क्षेत्र है, इन लाभों का क्षेत्र अब क्या हुआ सर, ये बट गया। बट जाने के कारण क्या होता है, अब यहाँ पे ये लावा इस जगह पे आके फैलने लगा। और अगर ये समुद्री क्षेत्र है तो ये लावा ठंडा होके समुद्र के अंदर ही जम गया। और कहीं पे कोई फोटो हम बना सकते हैं क्या, इसी पे यही बनाते हैं। तो समुद्र के अंदर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर। देखिए ये समुद्र है और इसके अंदर बहुत सारे जो आपको पर्वत पठार सब जो दिखते हैं, ये इस टाइप के पर्वत पठार जो समुद्र के अंदर डूबे हुए आपको दिखते हैं, पत्थरों का समूह, ये यही लावा है। ये आपको अपसारी मोशन यानी डाइवर्जेंट मोशन के कारण यही लावा जो है ना, ये प्लेट इधर घसक गया, ये प्लेट इधर घसक गया, और यही प्लेट घसकने के कारण ये लावा जो है पानी में आके फैल गया। और यही जब पानी के कारण समय के साथ ठंडा हुआ तो जम गया और वहीं पे रह गया। अब जब ये दोनों टकराती है ना, टकराने के कारण ये धरातल पे इस तरह से मेघमा निकलने लगती है। ये है धरातल सतह यानी मिट्टी वाला क्षेत्र, ये पानी वाला क्षेत्र। तो पानी वाला क्षेत्र में अभिसारी मोशन के कारण आपको लावा निकलता है, जबकि अपसारी मोशन और धरातल पे अभिसारी मोशन के कारण ऐसा होता है। तो अभिसारी मोशन के कारण क्या हुआ कि जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर आती है तो बहुत जोर से टकराती है, और इस टक्कर के कारण इस पे जो लावा था ये ऊपर की ओर उठ जाती है, मोरदार हिमालय के जैसा। तो ये ऊपर की ओर उठ के ये आपस में धरातल पे चारों बगल इस टाइप से फैल जाती है। इसी को ज्वालामुखी बोलते हैं। तो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण दो तरह के चट्टान, एक समुद्र के अंदर और एक धरातल पे निर्माण होता है। तो ये दोनों तरह के चट्टान जब समुद्र के अंदर होता है, ये चूंकि जल्दी ठंडा होता है, इसको बोलते हैं बेसाल्ट। और जब ये धीरे धीरे ठंडा होता है, चूंकि वायुमंडलीय संरचना के कारण इसको ठंडा होना पड़ता है, इसको बोलते हैं ग्रेनाइट या आग्नेय चट्टान। ये क्या है, चट्टान पढ़ाएंगे ज्वालामुखी के जस्ट बाद, तब आपको बताएंगे कि ये बेसाल्ट चट्टान क्या है। ये लावा के ठंडा होने के कारण बना हुआ, ये ज्वालामुखी लावा के कारण ठंडा होने के कारण बना चट्टान है। यही लावा जब ठंडा हो जाता है किसी वायुमंडलीय अभिक्रिया के द्वारा तो ये चट्टान का निर्माण कर लेता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो उस चट्टानों में मिलने वाले खनिज लवण वो सब बताएंगे। फिलहाल हम क्या बताना चाह रहे थे, ज्वालामुखी। तो इतना चीज हो गया। इस ज्वालामुखी के निकलने के कारण क्या होता है सर, यहाँ पे अगर ये विस्फोट किया, मान लीजिए कि यहाँ पे विस्फोट हुआ और ये इस साइड से ऊपर उठते उठते यहाँ पर इस तरह से फैलने लगा, ये लावा इस तरह से फैलने लगा। मेरा ब्लैक पेन दो। तो इस लावा के साथ सर क्या क्या निकल सकता है, आप खुद सोचो कि कोई गर्म लावा होगा तो उसके साथ बहुत सारे गैसेज, राख, CO2 जैसे गैसेज निकलेगी। बहुत सारे गैसेज में CO2 खास करके गर्म गैसेज जितनी भी हैं, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इन चट्टानों के साथ जितने भी मिनरल्स हैं। धरातल के अंदर हमने पढ़ाया था क्या, निकेल है, फेरस है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, इसके अलावा बहुत सारे मिनरल्स एलिमेंट हैं। ये सभी इस विस्फोट के साथ बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे, तो ये मिनरल्स जो हैं अब ये आपको इन चट्टानों में, किन चट्टानों में, आग्नेय और बेसाल्ट चट्टानों में मिलेंगे। ठीक है, हम आपको खनिज भी पढ़ाने हम वाले हैं, चट्टान भी पढ़ाने वाले हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, ये सभी चीज़ें घूम फिर के आती रहेगी, बार बार आएगी, और इस पर क्वेश्चंस भी आपको करवाएंगे। तो बेसाल्ट चट्टान और ग्रेनाइट चट्टान वो आपका अगला चैप्टर है। फिलहाल हम आपको क्या बोले कि ये जो दो प्लेटें हैं जब आपस में टकराती है, जब आपस में आके ये दोनों प्लेटें आके टकरा गई तो इस पे जो लावा था, ये लावा इस जगह से विस्फोट करके ऊपर निकला और धरातल पे निकला। तो ये दोनों चट्टानों का जो मोशन था, उस मोशन को बोलते हैं अभिसारी यानी कन्वर्जेंट। अभिसारी गति, प्लेटों के अभिसारी गति के कारण धरातल पे ज्वालामुखी विस्फोट होता है। लेकिन अगर समुद्र में अगर यही प्लेटें आपस में एक दूसरे की दूर जाने लगे, दूर जाने से ये लावा क्या होता है, नीचे आके जम के फैलने लगा, और यही फैलते फैलते जमा होकर ऊपर तक लेयर आ गया। इस लेयर को हमने बोला बेसाल्ट चट्टानों का समूह, जो समुद्र के अंदर होता है। तो ये दो तरह के ज्वालामुखी विस्फोट जो समुद्र के अंदर भी होते हैं और धरातल पे भी होते हैं।
चलिए अब हम ज्वालामुखी के प्रकार की बात करें तो ज्वालामुखी विस्फोट के आधार पे आपको विस्फोट के आधार पे इसको 3 भागों में बांटा गया है, सक्रिय यानी एक्टिव, मृत यानी डेड, और सुसुप्त, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डोरमेंट, और इसको डेड नहीं एक्सटिंक्ट बोलते हैं, वोल्केनो, सारा वोल्केनो है। अब आपको हम ये डेफिनेशन बताएं उससे पहले 3 फोटो बना लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए चित्रों के माध्यम से। ठीक है, तो अब हुआ क्या सर कि तीनों जगह पे ज्वालामुखी विस्फोट हो गया और यहाँ लावा आके जमा होते चला गया, लावा आके जमा होते चला गया। अब हम क्या बताना चाह रहे हैं कि सर कि अगर 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 ऐसा क्षेत्र जहाँ पे एक बार ज्वालामुखी विस्फोट हो चुका हो, ज्वालामुखी विस्फोट हो चुका हो और वहाँ से रह के मतलब टाइम टू टाइम ज्वालामुखी विस्फोट होते रह रहा हो, टाइम टू टाइम ये ज्वालामुखी जो विस्फोट है, ज्वालामुखी जो एक्सप्लोजन है वो हो रहा हो, ज्वालामुखी विस्फोट होते रहा हो, तो इसको बोलते हैं सक्रिय। मतलब हमेशा रह के 1 महीना 2 महीना 3 महीना बाद जब भी हो ये बेचारा अपने आप को विस्फोट करके लावा निकालते रहता है, तो इस क्षेत्रों में गर्म लावा का क्षेत्र हमेशा बना रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्टिव वोल्केनो। एग्जाम्पल बताएंगे, रुकिएगा। इसके बाद 2 नंबर पे है डोरमेंट यानी सुसुप्त ज्वालामुखी। सुसुप्त ज्वालामुखी क्या होता है सर कि एक बार लावा निकल के तो आ गया बाहर में, अब ये बेचारा अंदर से जो फोर्स था वो पूरा हो गया ख़त्म। यहाँ जो फोर्स अंतर्जात फोर्स लग रहा था, इंटरनल फोर्स, वो आपको बहुत ज़्यादा लगे जा रहा है, लगे जा रहा है, लगे जा रहा है, लगे जा रहा है। यहाँ पे ये फोर्स हो गया ख़त्म, क्योंकि हो सकता है कि जो अपसारी यानी डाइवर्जेंट और अभिसारी यानी कि कन्वर्जेंट जो मोशन है वो मोशन अब बंद हो गया हो, यानी अंदर में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का फ्लो है वो ख़त्म हो गया हो। लेकिन 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 अगर ऐसा संभावना जताए, घनत्व और तापमान जब यहाँ का मेजर किया गया वो अगर हाई है, डेंसिटी और टेम्परेचर अगर हाई है, तो ऐसा माना जाता है कि ये जो ज्वालामुखी है, ये जो ज्वालामुखी है आपको कुछ समय अंतराल बाद, यानी लंबे समय अंतराल बोल सकते हो, लंबे नहीं, यहाँ ये महीना 2 महीना है, यहाँ पे कुछ समय बाद तक विस्फोट हुआ नहीं हो लेकिन होने की संभावना हो, कुछ समय तक विस्फोट हुआ नहीं है लेकिन होने की संभावना है। यहाँ विस्फोट होते रहता है, यहाँ विस्फोट होते रहता है, रह के होते रहता है। यहाँ पे आपको गैप देके होता है, गैप देके विस्फोट होता है। लेकिन जो मृत ज्वालामुखी है इसका मुंह बंद कर दो, क्यों? क्योंकि एक बार ज्वालामुखी निकल गया, लावा बाहर आ गया और लावा अब ठंडा हो गया है, लावा अब ठंडा हो गया है, डेड हो गया है, इसको बोलते हैं मृत ज्वालामुखी। ठीक है, तो ये 3 तरह के ज्वालामुखी हैं जो आपसे पूछे जाते हैं और इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। चलिए, सक्रिय ज्वालामुखी की अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसमें इंपॉर्टेंट जितने भी ज्वालामुखी हैं हम उसका नाम लिख चुके हैं। माउंट एटना इटली, कोटोपेक्सी इक्वाडोर, अंडमान निकोबार में आता है बेरन द्वीप समूह, बेरन द्वीप समूह अंडमान निकोबार, माउंट एरेबुस, माउंट मोना लोआ मेयोन फिलीपींस में है, और माउंट एरोबुस आपको यहाँ पे है यार नीचे में, क्या नाम है उसका जो सबसे नीचे महाद्वीप है, उस महाद्वीप का क्या नाम है सबसे नीचे जो है ऊपर? अंटार्कटिका, आर्कटिक नीचे अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। माउंट एरेबुस आता है अंटार्कटिका में, मोना लोआ हवाई द्वीप और मेयोन फिलीपींस में आता है। ये 6 इंपॉर्टेंट आपको सक्रिय ज्वालामुखी हैं जहां रह के ज्वालामुखी विस्फोट होते रहता है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं सुसुप्त ज्वालामुखी के एग्जाम्पल की। चलिए दोस्तों, अब सुसुप्त और मृत ज्वालामुखी के प्रमुख एग्जाम्पल की बात की जाए तो आपको सुसुप्त में फ्यूजियामा जापान, विसुवियस इटली, नारकुंडम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आते हैं, किलिमंजारो तंजानिया में है, पोपा म्यांमार में है, देवबंद ईरान, एकांगुआ अर्जेंटीना और चेम्बोराओ इक्वाडोर, ये सभी मृत हैं। मृत ज्वालामुखी जहाँ पे कभी उद्गार अब नहीं होने की संभावना है, यह सभी ठंडा होकर ऊंचे ऊंचे पर्वत का निर्माण ले चुके हैं। फ्यूजियामा में कभी कभी साल 10 साल 20 साल के बाद कभी एक बार विस्फोट हो जाता है, इसलिए सुसुप्त है। अब एग्जाम्पल आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मान लो कोई हाइड्रो बम और आपने फोड़ा, कभी आग लगा के देखो तो अभी ये चिंगारी जल रहा है फिर बुझ गया, अरे फिर अचानक से जलने लगा बुझ गया, जलने लगा बुझ गया, फिर विस्फोट हो गया।
ऐसा अगर हो रहा है तो समझ जाना कि ये सुसुप्त है। अगर ये बेटा रह के आग पकड़ रहा है तो लात मारने मत जाना, कब विस्फोट होगा पता नहीं चलेगा। जब तक कि ये पूरा का पूरा जल के ठंडा ना हो जाए, मृत ना बन जाए, तब तक इस बेचारे की जगह पे मत जाना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन रहता है। अब हम आते हैं, आपको भूकंप और ज्वालामुखी में एक संबंध बताते हैं, फिर ज्वालामुखी के बारे में आपको हम संबंध बता के फिर अगले क्लास में ज्वालामुखी से और ज्वालामुखी से निर्माण आकृतियों के बारे में, जैसे कि फेकोलित बेखोलित। अब जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, इस टाइप की आकृति बन गई, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, इस टाइप की आकृति बन गई, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, इस टाइप की आकृति बन गई। तो ये सभी आकृति का नाम पूछा जाता है, तो वो हम अगले चैप्टर में बताएंगे। आज हम सिर्फ एक चीज़ बता रहे हैं, लास्ट पॉइंट, कि सर ये एक प्लेट है जिसके आपको अभिसारी यानी सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो अपसारी, ठीक है, सॉरी नहीं सही है, अपसारी और अभिसारी, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट मोशन। अब दोस्तों इस मोशन के कारण ही तो ये प्लेट आपस में घसकती है, तो यहाँ हिलने के कारण क्या होता है, भूकंप भी आता है, और इसी के कारण यहाँ पे हमने बोला ज्वालामुखी भी आता है। मतलब कि एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो हम शुरुआत में पढ़ाए थे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के मोशन के कारण ही भूकंप और ज्वालामुखी क्रियाएं आती है। तो वैसा सभी क्षेत्र जो हम आपको भूकंप में दिखाए थे, ये भारत के ये वाले क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र, अफ्रीका के पश्चिमी क्षेत्र, आपको हवाई द्वीप समूह दिखाया गया था। जहाँ जहाँ आपको भूकंप के क्षेत्र दिखाए गए थे, मान के चलिएगा कि ज्वालामुखी उद्गार वहाँ पे होता ही होता है। अब इसमें सर ज्वालामुखी में अब हम आपको अगले क्लास में पढ़ाएंगे 4 मुख्य टॉपिक। पहला, महासागर के अंदर जो ज्वालामुखी आता है उससे प्रमुख कटक। देखिए महासागर में आने के कारण क्या होता है ना, महासागर में आने के कारण, विस्फोट होने के कारण महासागर में भी आपको एक पर्वतों की श्रृंखला बनती है। एक पर्वतों की श्रृंखला इस टाइप से बनते चले जाती है जहाँ जहाँ विस्फोट होता है। इन सभी पर्वतों की श्रृंखला का अलग अलग नाम है। इस ये ज्वालामुखी चट्टानों जो समुद्र के अंदर हैं उसको बोलते हैं कटक, और इसके बारे में हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे, प्रमुख कटकों के बारे में, फिर प्रमुख आकृतियों के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे चट्टानों के बारे में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।